डीएनए रेप्लिकेशन। जो मेन एंजाइम यहाँ पर एक्ट करता है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मतलब डीएनए से ही हमें डीएनए बनवाना है, इसलिए इसका नेम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और भी कई सारे एंजाइम्स यहाँ पर एक्ट करते हैं, लेकिन मेन यही है। ई कोलाई में यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि ई कोलाई के पास 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं, लेकिन जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है विद इन 18 मिनट। मतलब 18 मिनट के अंदर एक डीएनए अपनी खुद की कॉपी बना लेता है। यानी कि अगर हम एवरेज रेट की बात करें तो अप्रोक्स 2000 बेस पेयर रेडी हो जाते हैं पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर रेडी हो जाते हैं। क्या होता है रेप्लिकेशन में, जैसे कि यहाँ पे दो स्ट्रैंड है एक डीएनए की। सबसे पहले ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग होती है, फिर क्या होता है, फिर नई स्ट्रैंड यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाती है इस टाइप से। तो एक डीएनए से अब यहाँ पे दो डीएनए बन चुका है, यानी कि डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली है। क्या होता है, सबसे पहले दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग होती है पुराने की, फिर नई स्ट्रैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल नई नई स्ट्रैंड्स यहाँ पे दोनों आके बन जाती है। ए के सामने टी बनेगा, टी के सामने ए बनेगा, जी के सामने सी एंड सी के सामने जी बनेगा। और ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुड़ जाएंगे। तो इकोलाई में ये जो एवरेज रेट है ये है 2000 बेस पेयर का पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में डीएनए रेडी हो रहा है ना, यहाँ पे एक डीएनए से दो डीएनए बन रहे हैं, सो एक सेकंड में 2000 बेस पेयर रेडी हो जाते हैं। और ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये कंप्लीट होता है विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मतलब कोई भी गलती के चांस यहाँ पर नहीं होते, एकदम करेक्ट सीक्वेंस में यहाँ पे होता है। लेकिन अगर फिर भी डीएनए रेप्लिकेशन में कोई गलती हो जाए सो इट लीड्स इनटू म्यूटेशन, तो इससे म्यूटेशन हो जाएगा, इससे कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। एंड एनर्जेटिकली ये जो रेप्लिकेशन है काफ़ी हाई एक्सपेंसिव प्रोसेस है, यानी कि बहुत हाई एनर्जी रेप्लिकेशन प्रोसेस होने में चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए की सेपरेट होती है, और इतने बड़ा डीएनए है, इतने बड़े डीएनए में इतने सारे मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स है, इतने सारे बेस पेयर्स के बीच में इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। सो इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हमें ब्रेक करना है, क्योंकि पहले हम दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करते हैं। सो उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि एनर्जेटिकली काफी हाई एक्सपेंसिव प्रोसेस है रेप्लिकेशन। अच्छा, अब तो यहाँ पे एनर्जी किस चीज से मिलती है। अब डीएनए को एनर्जी चाहिए अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, तो वो एनर्जी को कौन प्रोवाइड करता है, एटीपी? नहीं, एटीपी यहाँ पे कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। एटीपी का जैसा ही एक मॉलिक्यूल्स होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, यानी कि डीएनटीपीज जिसको हम बोलते हैं, ये बिल्कुल एटीपी के जैसा ही है। एटीपी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, यानी कि इसमें जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर है, न्यूक्लियोसाइड है और ट्राइफॉस्फेट्स और 3 फॉस्फेट्स है, जैसे कि एटीपी में होता है ट्राइफॉस्फेट्स, ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट इसमें है। अच्छा, अब ये जो डीएनटीपी इसके यहाँ पे डुअल फंक्शन है, डुअल पर्पज है, यहाँ पे डुअल इसके काम है। एक तो सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करना। अब इसमें 3 फॉस्फेट है, इसमें क्या है, इसमें जो 3 फॉस्फेट्स आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं। ये जो दो फॉस्फेट का जो बॉन्ड होता है ना, वो काफी हाई एनर्जी वाला बॉन्ड होता है। एंड ये वाला जो बॉन्ड होता है ये इसमें एनर्जी कम होती है, एंड इसमें एनर्जी काफी हाई है, इसमें एनर्जी काफी कम है। तो जब भी इस ट्राइफॉस्फेट्स में से दो, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, काफी हाई एनर्जी रिलीज होगी जो कि डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगी। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है ये नहीं टूटता, क्योंकि इसको टूटने का कोई काम ही नहीं है, इसमें से बड़ी हल्की सी एनर्जी निकलेगी, इसलिए ये दोनों बॉन्ड्स यहाँ पे टूटते हैं एंड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और बचा कुचा ये जो यहाँ पे बचता है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड विद 1 फॉस्फेट, ये एक्ट करता है एज अ सबस्ट्रेट फॉर डीएनए पॉलीमराइज के लिए। मतलब देखो, ये समझ में आ गया कि दो फॉस्फेट टूटते हैं एंड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक फॉस्फेट नहीं टूटता। सो एक फॉस्फेट और यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, वो, और यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस लगा है, तो ये बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो फॉस्फेट जो थे, यहाँ पे जो दो फॉस्फेट थे ये ब्रेक होके एनर्जी दे दिया, तो ये तो एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। और ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बचता है, ये जो एक न्यूक्लियोटाइड बचा, ये एज अ सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। मतलब इसके पीछे पीछे, इसके 3 OH से इसके पीछे पीछे और सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाएंगे, फिर इसके और सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे। सो न्यूक्लियोटाइड चेन बनवाने में ये एज अ सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है। सो इसके ये ड्यूअल फंक्शन है जो कि एनसीईआरटी में लिखे हैं। नाउ, अब क्योंकि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक साथ सेपरेट नहीं हो सकती, क्योंकि एक साथ सेपरेट होने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, इतने मिलियंस ऑफ बेस पेयर को एक साथ तोड़ना, इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो डीएनए का जो सेपरेशन होता है वो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों की फॉर्म में होता है। मतलब जैसे कि एक बड़ा सा डीएनए है,
है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम, डीएनए हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे आके एक्ट करता है। जैसे यहाँ पे ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी ये क्या है। देखो ये जैसे ये ओआरआई साइट है, यहाँ पे डीएनए हेलिकेज आके जुड़ेगा। अब जैसे जैसे ये आगे मूव करता जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जाएगा, एनर्जी लेता जाएगा और तोड़ता जाएगा इस टाइप से, यानी कि एक साथ ब्रेक नहीं होता, ऐसे टूटता जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये इस टाइप से ऐसे रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पे बन जाएगी, यानी कि यहाँ तक के बॉन्ड्स अभी खुल चुके हैं। अब जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे ये भी जो स्ट्रैंड से ये खुलती जाएंगी। सो एक रेप्लिकेशन फोर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। एंड ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि क्यों बनता है, क्योंकि पूरे के पूरे डीएनए को एक साथ खोलना इज नॉट पॉसिबल सिंस वेरी एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अच्छा, अब डीएनए पॉलीमराइजेशन होता है इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे डीएनए की दो स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गई, ये सपोज 3 प्राइम टू 5 प्राइम है स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे जो डीएनए बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनेगा। और इस स्ट्रैंड में जो डीएनए बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, मतलब 5 प्राइम टू अगेन 3 प्राइम बनेगा। सो जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों के दोनों ही जो है पॉलीमराइज होते हैं इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्ट्रैंड होती है कंटिन्यूअस और एक स्ट्रैंड होती है यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस। मतलब देखो जैसे कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है एक स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, अब डीएनए हेलिकेज आगे मूव करते जा रहा है एंड दोनों स्ट्रैंड्स आपस में खुलती जा रही है। अब देखो क्या होता है, अब हमें पता है कि डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड बनती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। सो डीएनए जो सिंथेसाइज होगा वो होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, यानी कि इस वाली स्ट्रैंड में डीएनए इस डायरेक्शन में बनेगा, है ना। और इस वाली स्ट्रैंड में डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस वाली डायरेक्शन में बनेगा। अच्छा, अब मैंने कहा कि डीएनए हेलिकेज जैसे जैसे आगे जाता जाएगा वैसे वैसे डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स खुलती जाएंगी। तो ये आगे मूव करता जा रहा है, ये खुलती जा रही है, तो ये वाली स्ट्रैंड तो कंटिन्यूस बनती जाएगी। मतलब जैसे जैसे डीएनए आगे मूव करता जा रहा है वैसे वैसे ये वाली स्ट्रैंड भी आगे बनती जा रही है ना। तो ये वाली स्ट्रैंड इज कंटिन्यूस स्ट्रैंड, मतलब कंटिन्यू बनती जा रही है ये वाली जो न्यू स्ट्रैंड है। लेकिन लेकिन ये इधर वाली जो स्ट्रैंड है ना, ये कंटिन्यूअस नहीं बनती, ये टुकड़ों की फॉर्म में बनती है, मतलब डिसकंटिन्यूअस बनती है। जैसे जैसे डीएनए हेलिकेज जो है आगे मूव करता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, सबसे पहले जैसे यहाँ पे इतना खुला, ये इतना खुल चुका है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन गया, फिर ये इतना और खुला, फिर इतना बन गया, फिर ये इतना और खुला, फिर इतना बन गया, यानी कि ये जो है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में बनती है, टुकड़ों की फॉर्म में बनती है। इन टुकड़ों को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम्स इन दोनों को आके ज्वाइन करता है। डीएनए पॉलीमरेजेस अपने आप से ही खुद से इनिशिएट नहीं कर सकता रेप्लिकेशन का प्रोसेस। अब क्यों? क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या है? इसका काम है कि जो दो स्ट्रैंड्स अलग अलग हुई थी उनके सामने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाना एंड इस टाइप से पूरे का पूरा डीएनए बनाते जाना एक स्ट्रैंड में, है ना। यहाँ पे भी ऐसे ही करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे और पूरे का पूरा डीएनए बन जाएगा दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स का। सो अब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए एक पहला न्यूक्लियोटाइड तो जरूरी है ना। मतलब जोड़ेगा किस पे? इसका काम है जोड़ना न्यूक्लियोटाइड्स को, और न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी सी चेन बनवा देना, यानी कि डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड बनवा देना। सो अब जोड़ेगा किस चीज पे, यानी कि जो पहला पहला इसको न्यूक्लियोटाइड चाहिए वो कहाँ से आएगा? तो इसीलिए ये खुद से शुरुआत नहीं कर सकता। एक बार शुरुआत हो गई फिर ये पूरे का पूरे डीएनए को पॉलीमराइज कर सकता है। सो अब हमें यही देखने की अब ये शुरुआत कहाँ से होगी, कौन इसकी शुरुआत करेगा। तो इसकी जो शुरुआत करेगा उसका नाम है आरएनए प्राइमेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है ना, देखो जैसे डीएनए की यहाँ पे एक स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड के सामने हमें दूसरी स्ट्रैंड बनानी है। सो आरएनए प्राइमेज एंजाइम यहाँ पर एक्ट करेगा एंड यहाँ पे एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा जोड़ देगा। तो छोटा सा आरएनए का टुकड़ा यहाँ पर जुड़ चुका है। अब छोटा सा आरएनए का टुकड़ा जुड़ चुका है, हमें क्या चाहिए, हमें न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने के लिए एक 3 प्राइम ओएच ग्रुप चाहिए। जैसे यहाँ पे ये एक राइबोज शुगर है, यहाँ पे जो है 3 प्राइम ओएच ग्रुप होता है ना, इसी पर ही नए नए न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़ते रहते हैं, है ना, और न्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाती है। सो हमें बेसिकली 3 प्राइम ओएच ग्रुप चाहिए जिसपे हम बाकी सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सके। सो ये आरएनए में भी कॉमन है एंड डीएनए में भी। तो आरएनए प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे एक छोटा सा आरएनए टुकड़ा जोड़ देता है जिससे हमें अपना 3 प्राइम ओएच ग्रुप मिल जाता है। एंड इस 3 प्राइम ओएच ग्रुप से इस टाइप से पूरी की पूरी न्यूक्लियोटाइड की चेन कौन बनवा देता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनवा देता है।
फिर बाद में ये जो आरएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है, फिर ये बाद में हट जाता है, क्योंकि हमें डीएनए में आरएनए की तो कोई नीड नहीं है, तो पूरी की पूरी स्ट्रैंड भी बन गई, हमारा काम भी हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि खुद से शुरुआत नहीं कर सकता। तो शुरुआत करने कौन आएगा? आरएनए प्राइमरेज, जो कि छोटा सा एक आरएनए का टुकड़ा जोड़ देगा। इससे हमारे डीएनए बनने की शुरुआत हो जाएगी। एंड यहाँ पे अच्छा, अब देखो, अब डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ना, वो किसी भी साइट से शुरू नहीं हो सकता, वो रेंडम किसी भी साइट से शुरू नहीं हो सकता। इतना बड़ा 2.2 मीटर डीएनए है हमारी एक ह्यूमन की सेल में। सो कहाँ से शुरुआत होगी डीएनए रेप्लिकेशन की? सो ऐसे ही कहीं रेंडम प्लेस से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू नहीं हो सकता। इसके लिए एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का शुरुआत, रेप्लिकेशन का ओरिजिन, ORI साइट जिसको हम बोलते हैं। अब प्रोकैरियोट्स में क्या है? एक ही ORI साइट होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में मेनी ORI साइट्स होती है, क्योंकि अगर इतना बड़ा डीएनए है, सिर्फ एक ही जगह से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा, तो पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन हमें रेप्लिकेशन फटाफट कराना है, इसलिए काफी सारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स होती है, ताकि बहुत सारी जगह से रेप्लिकेशन शुरू होके एंड पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो सके। ये चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। अब अब वेक्टर क्या करता है? वेक्टर जो है ORI साइट प्रोवाइड करता है। कि लाइन तब ज्यादा समझ में आएगी जब आप बायोटेक वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे, कि वेक्टर के पास क्या होती है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट होती है। सो हम हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जब हम उस वेक्टर में इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो जो वेक्टर है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ORI प्रोवाइड करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि हमारा जो इंटरेस्ट वाला जीन है वो रेप्लिकेट कर सके हमारी होस्ट सेल में। तो बस यहाँ पर इतनी ही याद रखना कि जो वेक्टर्स के पास ORI साइट होती है, जो कि वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्रोवाइड करता है। अब यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, वो एस फेज में होता है, सेल साइकिल के एस फेज में। एस यानी कि सिंथेसिस फेज, यानी कि डीएनए का यहाँ पे सिंथेसिस होगा। नाउ अ fall in cell division after DNA replication results into polyploidy। क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे एक सेल है ना, अब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, यानी कि एक डीएनए था, डीएनए ने दूसरा डीएनए बना दिया, यानी कि पूरी की पूरी 2 सेल बनने के लिए रेडी है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो गया है, न्यूक्लियस डिवाइड कर चुकी है, दोनों डीएनए सेपरेट हो चुके हैं, दोनों डॉटर सेल्स बनने के लिए रेडी है, बट साइटोकाइनेसिस ही नहीं हुआ। अगर ये यहाँ से ब्रेक कर जाता तो ऊपर वाली सेल बन जाती, नीचे वाली सेल बन जाती, इसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे उतने ही इसमें हो जाते, यानी कि अगर हम ये डिप्लॉयड है तो इसमें भी डिप्लॉयड हो जाते। लेकिन अब क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस हो गया एक सेल में, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड कर गई, डीएनए बन चुका है, एक 2n से 2n बन चुका है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस नहीं हुआ, यानी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये डिवाइड नहीं कर पाई। तो एक ही सेल के अंदर अब 2n यानी कि 4n सेट ऑफ क्रोमोसोम रह चुके हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। यानी कि अगर कैरियोकाइनेसिस हो चुका है बट सेल डिवीजन यानी कि साइटोकाइनेसिस फेल हो चुका है, तो इससे पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। एंड इससे काफी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वगैरह आते हैं, जो कि आप नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ोगे। गाइस, ऑल द एंजाइम्स। सबसे पहले आता है डीएनए हेलिकेज, जो कि हमारे हेलिक्स को ओपन करता है। फिर आता है आरएनए प्राइमरेज, जो कि छोटा सा आरएनए का टुकड़ा जोड़ देता है। फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि पूरे के पूरे डीएनए स्ट्रैंड्स को उसके बाद सिंथेसाइज कर देता है। फिर आता है जब टुकड़े टुकड़े बन जाते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, उनको जोड़ने का काम, दैट इज डीएनए लाइगेज। और एक और है डीएनए गायरेज, जो कि कोइलिंग को प्रिवेंट करता है। मतलब जैसे जब दोनों डीएनए की दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुई थी ना, तो अब वो सेपरेट ही रहे, मतलब वो अब पूरी की पूरी ओपन ही रहे, उसमें कॉइलिंग ना हो, उसमें गांठें ना पड़े, पूरी की पूरी धागे जैसा है ना ये डीएनए, तो एक धागे में कोई गांठ ना लगे, उस चीज को प्रिवेंट करता है डीएनए गायरेज एंजाइम।